नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नेशनल वाटरवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर भी नेशनल वाटरवे 98 को डेवलप किया जाएगा और इसको लेकर अभी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जा रही है। तो दोस्तों ये वाटरवे सतलुज रिवर के ऊपर तैयार होना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के हरिके विलेज तक, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। फिलहाल इसको लेकर जो फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जा रही है उसके लिए भारत सरकार ने 2.82 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए थे और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। मई 2026 के आसपास ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या इस वाटरवे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस टेस्टिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर एडीसी 150 के 4 इन फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं और अच्छी बात ये है कि चारों के चारों सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एडीसी 150 बेसिकली एक टाइप का कंटेनर है जिसको डिफेंस पर्पस के लिए तैयार किया गया है और इसको बनाने का मेन एम ये है कि ये पेलोड को कैरी कर सके। 150 किलोग्राम तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है और इतनी इसकी कैपेसिटी है। स्पेसिफिकली वो नेवल वेजल्स जो कि हमारी कोस्ट से काफ़ी दूर होते हैं, जहाँ पर सामान पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है, उन वेजल्स के लिए एयरक्राफ्ट के थ्रू इस कंटेनर में पेलोड को कैरी करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो P8I एयरक्राफ्ट के थ्रू की गई है और होपफुली अब जल्द देखेंगे कि इसको हमारी इंडियन नेवी की सर्विसेज में इंडक्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑटोमेशन कंपनी ABB लिमिटेड की तरफ से है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत के अंदर इस साल भी उनके बिजनेस को एक्सपांड करेंगे और इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में $30 मिलियन और ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन के एरियाज में ऑपरेट करती है। भारत के अंदर अच्छे खासे स्केल पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी फिलहाल इनका कहना है कि भारत के अंदर भी जितने भी उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग 85% के आसपास है, जिसको ये धीरे धीरे बढ़ाकर 100% करना चाहते हैं और इसी के लिए पिछले साल $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने अनाउंस की थी और इस साल $75 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन और ऑटोमेशन, इन 3 डिविजन्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जाएगी। इनफैक्ट R&D के ऊपर भी इनके द्वारा अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाएगा। ओवरऑल 300 से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू वो जनरेट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे कॉटन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत ने डिस्प्लेस कर दिया है चाइना को एज ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स टू USA और अभी ऐसा बताया गया है कि 2025 के अंदर अमेरिकन मार्केट में हमने चाइना से ज़्यादा कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो दोस्तों बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2025 में अमेरिका ने 3.3 मिलियन टन के कॉटन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं, जहां पर चाइना का शेयर 0.5 मिलियन टन का है, जबकि भारत का शेयर 0.6 मिलियन टन का है। ये 2 मेन बेनिफिशियरीज रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ्स और उनकी कंपनीज जो कि चाइना के ऊपर उनकी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस शिफ्ट का। इसके अलावा भारत के सप्लाई चेन ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया है, क्योंकि चाइना का शेयर कम होने के चलते जो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी वो सबसे ज़्यादा हमने ही ग्रैब की है दूसरी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में, क्योंकि अब जानते हैं कि कॉटन और टेक्सटाइल्स को लेकर हमारे पास सब चीज़ें हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी इजीली कम्पीट कर पाते हैं। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों केरला सरकार एक नए सैंड बॉक्स मिनी टेक पार्क को सेटअप करने जा रही है कोझिकोड के अंदर और इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली केरला सरकार के एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कोझिकोड में एक साइबर पार्क को तैयार किया जा रहा है, जो एक टाइप की डेडिकेटेड प्लेस होगी IT और टेक कंपनीज के लिए। और उसी साइबर पार्क के अंदर इस मिनी टेक पार्क को तैयार किया जाएगा, जो उस पूरे प्रोग्राम का पहला प्रोजेक्ट है। 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज और स्टार्टअप को ग्रेड A ऑफिस स्पेस दी जाएगी सरकार के द्वारा। फिलहाल इसके ग्राउंड फ्लोर को लेकर प्लान्स अनवेल किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक कोवर्किंग स्पेस जो कि काफ़ी बड़ी होगी। इसके साथ साथ एक कैफे कम लॉन्च, ब्रेकआउट एरियाज, फोन बूथ पोर्ट्स और फाउंडर मेंटर कैबिन्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगे और इसी साल के अंदर अंदर आपको ये पहला फेज बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट पुडुचेरी से है, जहाँ पर दोस्तों एक मल्टी मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया जाएगा पुडुचेरी की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और क्योंकि ये UT के अंदर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनको अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों इनके बारे में 1 बाय 1 मैं आपको बताऊं तो जो मल्टी मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वो तो फैला होगा 203 एकड़ के एरिया में और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा लैंड पार्सल पहले से अवेलेबल है। इसमें से 70% ऑफ द एरिया प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा, जहां पर मल्टी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए डेडिकेटेड प्लॉट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 2,500 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ पाएगी। बाकी 30% एरिया नॉन प्रोसेसिंग एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, जहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मेडिकल सेंटर्स, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, फायर स्टेशन, इस तरह की अलग अलग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। बात करूँ IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में तो वो तंटाचावाड़ी में बनकर तैयार होगा और वो इस मल्टी मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि जस्ट 21.3 एकड़ के एरिया में ही इसको बनाया जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो 1,250 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू भी जनरेट होगी।
अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपनी एचकेसी के बीच में जॉइंट वेंचर को फाइनली हमारी भारत सरकार की अप्रूवल मिल चुकी है और अब ये दोनों मिलकर भारत के अंदर डिस्प्ले मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि जॉइंट वेंचर को पहले से इन्होंने फॉर्म कर रखा है, पर क्योंकि चाइनीज कंपनीज के ऊपर भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी तो इस जॉइंट वेंचर को सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिली थी। पर अभी क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि अब वो चाइनीज कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को कम करेंगे, तो इसी के चलते इस जॉइंट वेंचर को भी ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल चुकी है। इस पूरे जॉइंट वेंचर में डिक्सन का स्टेक 74% का होगा, जबकि एचकेसी का स्टेक 26% के आसपास होगा। लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडीज और बाकी मोबाइल फोन्स, नोटबुक्स, ऑटोमोटिव, टीवी, मॉनिटर, इस तरह के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए एडवांस डिस्प्ले मॉड्यूल्स इनके द्वारा भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार लगातार टियर 2 और टियर 3 सिटीज में टाइडल नियो पार्क्स को बनाने में लगी हुई है और अभी फिलहाल नागापट्टिनम, पुडुकोट्टई और करूर इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी नए टाइडल नियो पार्क्स को लेकर तमिलनाडु के सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो नागापट्टिनम में जो टाइडल पार्क बनाया जाएगा वो तो फैला हुआ 61,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी और 43.78 करोड़ रुपीस का खर्च इसके ऊपर तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाएगा। सिमिलरली करूर टाइडल पार्क भी 64,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा और 38.5 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर भी खर्च किया जाएगा, जबकि पुडुकोट्टई टाइडल पार्क भी 60,400 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा और 36.78 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। आईटीज, बीपीओस और स्टार्टअप्स के लिए एक प्रीमियम वर्क स्पेस होगी, जहां पर वो अच्छे खासे स्केल पर काम कर पाएंगे। हर एक पार्क की कैपेसिटी 600 प्रोफेशनल्स को अकोमोडेट करने की होगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो के बनने के चांसेस अभी और बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अब डिसाइड ये हुआ है कि भुवनेश्वर मेट्रो की जगह पर भारत सरकार वंदे मेट्रो को ऑपरेट करेगी। तो दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग एक 30 किलोमीटर के आसपास का एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाना था भुवनेश्वर से कटक के बीच में, जो इन दोनों ट्विन सिटीज को डायरेक्टली कनेक्ट करता। इनफैक्ट इसके लिए 2024 में फाउंडेशन भी रखा गया था, पर जैसे ही उड़ीसा के अंदर सरकार बदली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकदम से रुक गया और अभी पिछले लंबे समय से इसके ऊपर कुछ काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उड़ीसा की नई सरकार का ये मानना है कि भुवनेश्वर मेट्रो को बनाना बहुत महंगा है। रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं तो भुवनेश्वर मेट्रो को बनाने पर हर किलोमीटर की कॉस्ट 300 करोड़ रुपीस के आसपास आएगी, जबकि एक सर्फेस लाइन अगर यहाँ पर बिछाई जाती है तो उसकी कॉस्ट जस्ट 30 करोड़ पर किलोमीटर की आएगी। तो अथॉरिटीज का मानना है कि अगर इतने सस्ते में दोनों सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है तो नई रेल लाइन्स को यहाँ पर बिछाकर उस पर वंदे मेट्रो ट्रेन सेट्स को ऑपरेट किया जाए, जिसको रेलवे हर 30 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेट कर सकती है। अगर डिमांड अच्छी खासी देखने को मिलती है तो इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया भी जा सकता है। और अभी दोस्तों क्योंकि इस प्लान को भी इवैल्यूएट किया जा रहा है तो आगे चलकर इसको लेकर बहुत सारी नई अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।